और अब एक नया डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप का है, मंगलवार 8 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम का। उन्होंने ईरान को ये धमकी दी, कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आप नहीं खोलते हैं तो बिल्कुल जो है कहर बरपा देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जब चर्चा चलती है, हम ये तो जानते हैं कि ये पर्शियन गल्फ, रेड सी का तमाम इलाका है, लेकिन ये इतना क्रूशियल क्यों है? ये बहुत ही पतला सा जगह है जहाँ पर जहाज ज़्यादा लेफ्ट या राइट बाएं दाएं नहीं जा सकते और रास्ता आने जाने का एक ही है। जितने भी ये ट्रेड और ऑयल के पॉइंट्स हैं, जो भी मैरीटाइम ट्रेड होता है वो यहीं से आता जाता है। दिस इज अ स्ट्रेट दैट इज यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पसेस, एन इंटरनेशनल स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हो गया, सुंडा हो गया, लॉम्बॉक हो गया, जानबूझ के भी टारगेट किए जा रहे हैं, गलती से भी लग सकता है। तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? शिपिंग कंपनी तो उठाने वाला नहीं है। अगर इंश्योरेंस ही नहीं है तो जहाज कैसे चलेगा? सो दिस इज अ मल्टीपल प्रॉब्लम एंड ईरान इज सेइंग ठीक है पर तुम टोल टैक्स पे करो और जाओ। सो दैट टू माय माइंड इज हैम्परिंग ऑफ पैसेज। आप 3 साल में 3 बार इन पर हमला कर चुके हैं। ईरान इज रिस्पॉन्डिंग इन काइंड टू द टाइप ऑफ थ्रेट्स इट हैज बीन फेसिंग। आप देखिए कितना नुकसान हुआ इनको। 2 जहाज इनको उड़ाने पड़ गए क्योंकि वो वहीं दब गए थे, हेलीकॉप्टर्स रह गए हैं पीछे। The quantum of loss to save one person in a combat search and rescue mission. This is the cost of war. ये शिप जो 28 फरवरी से फंसी हुई है, उनके पास क्या इतना पर्याप्त राशन है? माना जा रहा है कम से कम 20,000 नाविक शायद इन जहाज़ों में फंसे हुए हैं। तो ईरान कह रहा है कि आप ना नेविगेशन करके हमारे कोस्टल तरीके से आइए, और ये जो आइलैंड है ना, कुशम आइलैंड, उधर लवाक आइलैंड है छोटा सा, आप इसके बीच में से जाइए। वो कहते हैं कि ईरान ने हमको चाबी दे दी। क्या चाबी दी है? यहाँ कौन सा ताला है जिसमें वो चाबी लगा कर खोल रहे हैं? जाहिर है कि लड़ाई कहीं भी चल रही है इन द मैरीटाइम डोमेन, अगर आपको एक लेजिटिमेट टारगेट मिलता है which also includes merchant ships flying the flag of the adversary country, they can be targeted. और हॉर्मुज़ स्ट्रेट का अगर यही एक स्टेटस को बना रहा तो आने वाले 10, 15, 30 दिन भारत के लिए, क्षेत्र के लिए कितने मुश्किल। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया की नज़रें बनी हुई हैं खाड़ी क्षेत्रों में, और अब एक नया डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप का है, मंगलवार 8 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम का। उन्होंने ईरान को ये धमकी दी, कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आप नहीं खोलते हैं तो बिल्कुल जो है कहर बरपा देंगे। मानो कि अभी कहर नहीं बरपा रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो और कहर बरपाएंगे। वो बॉम्बिंग करेंगे वहाँ के आपके थर्मल पावर प्लांट्स की, और वहाँ पे जितने बिजली प्लांट्स हैं या तमाम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, ऑलरेडी वहाँ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आखिर हो क्या रहा है, हम कैसे समझे? इस हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अभी जो भी जहाज़ रुकी हुई है, जिसकी वजह से ऊर्जा का संकट पूरी दुनिया में, जिसमें भारत भी शामिल है, देखने को मिल रहा है। इसके पहले मैंने कैप्टन DK शर्मा के साथ बातचीत की थी, जो कि नेवी के पूर्व स्पोक्स पर्सन थे। उस बातचीत को भी आप देख सकते हैं। आज एक और मेरे साथ खास मेहमान हैं, कैप्टन सरबजीत S परमार। 2 दशकों से ज़्यादा का इनका जो है समंदर पर अनुभव रहा। बहुत शिप्स इन्होंने, जहाज़ इन्होंने कमांड किए, और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन में एक लंबे समय तक थे। अभी डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं एट द काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड रिसर्च, या CSDR। In a way, the king of the seas, as we say. Thank you so much, Captain Parmar, for talking to us. Most kind. Thank you for the opportunity. सर, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जब चर्चा चलती है, हम ये तो जानते हैं कि ये पर्शियन गल्फ, रेड सी का तमाम इलाका है, लेकिन ये इतना क्रूशियल क्यों है? देखिए, अगर आप नक्शे को देखें ध्यान से तो इसको कहते हैं कर्डी सैक, और रास्ता आने जाने का एक ही है। जो अंदर जाएगा यहाँ से, वहीं से उसको बाहर आना है। तो जो भी तेल या गैस या जो भी ट्रेड होता है वो एक ही रास्ता है, और ये रास्ता है बहुत पतला। जहाज़ जो जाते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इधर उधर जा नहीं सकते ज़्यादा। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो आप देख रहे हैं, जो ऐसे कर्व में है, ये बहुत ही पतला सा जगह है जहाँ पर जहाज़ ज़्यादा लेफ्ट या राइट बाएं दाएं नहीं जा सकते। गहराई उनकी ज़्यादा होती है पानी के नीचे, और जब ऊर्जा लेकर आते हैं तो उनका जो ड्राफ्ट कहते हैं, जो पानी के नीचे जितना जहाज़ होता है वो बढ़ जाता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है बहुत बड़ा। और यहाँ जहाज़ इसीलिए जाते हैं क्योंकि आप लोग देखिए कि जहाँ से अपनी आप टैंकर्स
भरते हैं ऑयल के साथ में। करेक्ट। फुजैरा की हम बात कर रहे हैं, ओमान की, इधर दुबई या अबू धाबी का इलाका से, आप ये सारे कुवैत देख लो, हम इराक से लेते हैं, ईरान से लेते थे, खर्ग आइलैंड यहाँ पर है, एंड हम सऊदी अरेबिया से लेते हैं, अबू धाबी यहाँ पर है, दुबई। तो ये जितने भी ये ट्रेड और ऑयल के पॉइंट्स हैं, जो भी मैरीटाइम ट्रेड होता है वो यहीं से आता जाता है। और अगर आप संख्या देखिए कितना है, तो पूरा आधी से ज़्यादा दुनिया इसके ऊर्जा पर निर्भर है। जैसे इंडो पैसिफिक की जो इकोनॉमीज हैं, जैसे इंडिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सबका ज़्यादातर ऊर्जा यहाँ से आता है, एनर्जी और गैस खास तौर पे जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कतर से आता है। तो जो कतर की गैस रिफाइनरी पर जो अटैक हुआ था, उन्होंने थोड़ा कम कर दिया है पूरा। तो ये इम्पैक्ट हमें पूरे दुनिया में फैल ही रहा है, हम देख ही रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है। हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम उसको रिफाइन करते हैं, उसके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी जो संख्या है वो तकरीबन हमारे जीडीपी के 70% है। 70% कुछ मायने रखता है। और ये जो सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ जाता है? यूरोप, यूएसए जाता है। तो ऑयल तेल कम होगा, टाइम लगेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनने में टाइम लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक का कॉस्ट बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर का कॉस्ट, प्लास्टिक, सारी चीज़ों पर ये धीरे धीरे असर होगा। तो जैसे हम कहते हैं कि चूंकि इस रूट से दुनिया का जो कम से कम 20% एनर्जी कनेक्टिविटी के लिए यही रूट है, करेक्ट। उस 20% के एनर्जी कनेक्टिविटी के रूट में हमारा कितना परसेंटेज ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स, गैस इंपोर्ट्स इसी रूट पर डिपेंडेंट है? तो मैं फिगर तो नहीं बता पाऊंगा आपको एग्जैक्टली, पर आपको एक बात बताता हूँ कि जो ये हर साल मैं एक्सरसाइज करता हूँ कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पर, बहुत बढ़िया डेटाबेस है एक्सिम बैंक। जो टॉप 10 नेशंस हैं जिससे हम इंपोर्ट करते हैं एनर्जी, उसमें 4 नेशंस हमेशा ऊपर रहते हैं, पहले 10 में, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक और एक टाइम पर ईरान। और अभी 3 ही बचे हैं, बीच में कुवैत आ जाता है, कभी यूएई कभी कुवैत आ जाता है, कभी ओमान आ जाता है, और हमने थोड़ा डाइवर्सिफाई भी कर दिया। पर ये 3 देश हमेशा टॉप 10 में। और ये अगर तीनों ही देश हम देखें, सऊदी अरेबिया, इराक देख लीजिए, इराक, यूएई देख लीजिए, बसरा पे हमला हुआ था अभी हाल में, Correct. खबर आई थी, बुशेहर में न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले पर जो है बहुत चिंता जताई जा रही है, जो ईरान के साइड पर आप देख रहे हैं, खर्ग आइलैंड वगैरह है। और आप ये देखिए कतर, जहाँ से हम गैस लेते हैं, तो ये सारे, और जो ओमान सिर्फ सेकेंडरी कंट्रीज वगैरह हैं, वो सब यहीं पर है। सब इधर ही है। आपका केशम आइलैंड देखिए आप, इधर बंदर अब्बास पोर्ट की हम बात करते हैं, तो ये यहीं से लोडिंग करके जो है, इसीलिए इसको कंट्रोल, इसकी नॉर्मली जो है वो कहते हैं हम कि ईरान और ओमान एक साथ ऑपरेट करते हैं। कैसे जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं? जो स्ट्रेट होता है, और आई विल रेफरेंस लूंगा भी मैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी, जिसको हम अनक्लॉज कहते हैं। तो अनक्लॉज को समझने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। पर आप लीगल लैंडस्केप देखिए, अनक्लॉज को साइन करना है देश ने, रैटिफाई भी करना है। मतलब साइन करेंगे मतलब मानेंगे कि हम इसके हिसाब से चलेंगे, रैटिफाई करेंगे मतलब हम अपने देश के लॉज उस हिसाब से बनाएंगे कि वो अनक्लॉज के बराबर रहे, पैरेलल चले। US has neither signed nor ratified UNCLOS. Israel has neither signed or ratified UNCLOS. Iran has signed but not ratified. India has signed and ratified UNCLOS. So, जिन्होंने साइन और रैटिफाई किए वो तो ड्यूटी बाउंड है ही फॉलो करने के लिए। जिन्होंने साइन किया है पर रैटिफाई नहीं किया है, एज पर द वियना कन्वेंशन ऑफ लॉज एंड ट्रीटीज, साइनिंग ऑल्सो मीन्स कि आप उसके मान्य से चलेंगे। तो ये जो इंटरनेशनल स्ट्रेट्स हैं नेविगेशन के लिए ओपन है, अनक्लॉज के हिसाब से ये कभी बंद नहीं हो सकते, कभी बंद नहीं हो सकते। ना ही आप ऐसे कदम कर सकते हैं कि जो रास्ता है वो हैम्पर हो। तो जो ईरान अभी टॉल रेजीम लगाने के चक्कर में है, जो कोशिश कर रहा है, आप इंटरप्रेट कर सकते हैं दिस इज हैम्परिंग ऑफ पैसेज। वो सुएज कैनाल का एग्जांपल दे रहे हैं। तो सुएज कैनाल इज नॉट अ स्ट्रेट, इट इज नॉट मैन मेड, इट इज मैन मेड। जो सुएज कैनाल, पनामा कैनाल है, वो तो मैन मेड है, तो वो टॉल लगाना तो ठीक है, वो तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। पर ये ज्योग्राफिकली इंटरनेशनल स्ट्रेट है, ओपन फॉर नेविगेशन। Is it international waters? It isn't. It is no, international waters अलग है। उसको this is a strait that is used for navigational purposes, an international strait.
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हो गया, सुंडा हो गया, लॉम्बॉक हो गया, ये जितने भी स्ट्रेट्स हैं ये सब इंटरनेशनल स्ट्रेट्स के मायने से चलते हैं और इनको नेविगेशन या किसी जहाज को रोकना मना है एज पर UNCLOS। तो यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन है जो मैं अपने कई ब्लॉग्स में भी उठा रही हूँ कि फंडामेंटल ट्रूथ तो ये भी है कि 28 फरवरी के पहले तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, करेक्ट, और 28 फरवरी के बाद ही जो है ये जितना कोहराम शुरू हुआ है, 28 फरवरी के पहले तो यहाँ पूरा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन देखने को मिल रहा था। तो ये तो देन it is not a man-made strait, but it's a man-made problem right now. No, my Trump-made problem. But I would not point the finger only at Trump. But देखो ऐसा है that the main purpose of navigation for safety, one bedrock is insurance. तो अगर आप टैंकर वॉर्स के हिसाब से चलें, अगर आप पुराने टैंकर वॉर जो 70-80s में हुआ था ईरान इराक के बीच में, इंश्योरेंस रेट्स काफी बढ़ गए थे। अगर हम पायरेसी 1.0 को मान के चलें जैसे 2008-2010 में था, अगर वो मान के चलें तो इंश्योरेंस रेट्स बढ़ गए थे। यहाँ तो इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस देना ही बंद कर दिया, तो जहाज कैसे चलेगा? तो जो इंश्योरेंस होता है वो जहाज का होता है, उनके क्रू का होता है और कार्गो का होता है। तो जब इंश्योरेंस ही नहीं है तो शिपिंग कंपनी क्यों चलाएगा? कि अगर गलती से मिसाइल लग गया किसी जहाज को, कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस कौन पे करेगा? सो दिस इज अ मैन मेड प्रॉब्लम। सो ईरान पर फोर्स, आप 2012 देखिए, 2012 में जब एक बार ईरान और यूएस के बीच में टेंशन हुए थे, तब भी ईरान ने बोला था 2012 में कि हम बंद करेंगे स्ट्रेट को और कोई भी यूएस वॉरशिप आएगा तो हम उसको टारगेट बनाएंगे। तो ये पुरानी कहानी है, नई कहानी नहीं है कोई। लेकिन आज क्योंकि यहाँ लड़ाई छिड़ चुकी है और मर्चेंट शिप्स का कोई सेट डिफेंस वेपन्स तो है नहीं, अब एक बार गोली चलती है तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी, मिसाइल चलेगा कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। तो अगर बाय चांस एरोनियस टारगेटिंग हो गया या कुछ होगा, और मर्चेंट शिप्स आर बीइंग टारगेटेड, जानबूझ के भी टारगेट किए जा रहे हैं, गलती से भी लग सकता है, तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? शिपिंग कंपनी तो उठाने वाला नहीं है। अगर इंश्योरेंस ही नहीं है तो जहाज कैसे चलेगा? सो दिस इज अ मल्टीपल प्रॉब्लम एंड ईरान इज सेइंग ठीक है पर तुम टोल टैक्स पे करो और जाओ। तो दैट टू माय माइंड इज हैम्परिंग ऑफ पैसेज। एंड अगर कोई रोकना भी चाहे तो देन यू हैव द ऑप्शन ओपन ऑफ ट्राइंग टू एनफोर्स इट। जहां तक एनफोर्समेंट की बारी आती है, UNCLOS is not a very enforceable mechanism. So there is no enforceable provisions which are provided. Neither it is considered a very binding treaty कि करना ही करना है। हर देश अपनी इंटरप्रिटेशन से चलता है UNCLOS को लेकर। तो ये है वहाँ पर प्रॉब्लम। तो ये तो यूएस तो देख रहा है कि ठीक है मौका है, अभी यू हैव मोर चांसेस ऑफ रीजन टू अटैक ऑन ईरान दैट यू कीप द स्ट्रेट ओपन। तो ईरान ने मना तो नहीं किया। मतलब at the end of the day ईरान ने तो ये कहा है ना कि भाई you can have your coffee also as we talk, कि थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे अच्छे से, पाठशाला में हम समझाएंगे आपको कि कैसे जो है इसकी नुआंसेस हैं, क्या फाइन पॉइंट्स हैं। ईरान तर्क ये दे रहा है कि भाई हमने बंद नहीं किया है, अगर आप हमारे साथ जंग कर रहे हैं हम आपको गुजरने नहीं दे रहे हैं। दूसरे जो जहाज हैं बांग्लादेश, चीन, भारत, एक एक करके ही हो, टैंकर्स को हम जाने दे रहे हैं, रूस को भी हम जाने दे रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ईरान के नज़रिए से भी देखें कि जिन पर एक मुल्क जो परमाणु कार्यक्रम के लिए बातचीत करते हैं, JCPOA के लिए अग्री किया 2015 में, उससे पुल आउट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। आप 3 साल में 3 बार इन पर हमला कर चुके हैं। आप पिछले साल भी आप परमाणु कार्यक्रम की बातचीत के दौरान आपने हमला किया, इस साल भी आपने परमाणु कार्यक्रम की बातचीत के दौरान हमला किया। अगर हम ईरान हैं तो क्या आपको नहीं लगेगा कि ये अगर मेरे लिए एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, इसको बहुत पहले ही मुझे इस्तेमाल करना चाहिए था, अब मैं क्यों ना इस्तेमाल करूं? सो दिस इज इकोनॉमिक वॉरफेयर, ट्रेड वॉरफेयर मान लो चल के चलिए। तो अगर आप हिस्ट्री देखें बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले, जब शाह के टाइम पर भी, शाह ने भी यही बोला था कि किसी टाइम पर कि अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम तो करेंगे रिस्पॉन्स। सो ईरान इज रिस्पॉन्डिंग इन काइंड टू द टाइप ऑफ थ्रेट्स इट हैज बीन फेसिंग। और देख के चलिए बहुत साल पहले, बहुत I think around 2 decades back, I'm not sure of the time period, but there was a deal on the table, but again the US had walked away. And then अगर आप किसी देश को threaten करो कि आप अगले हैं, वो तो तैयारी करेगा। तो ईरान ने 20-30 साल से लगा हुआ तैयारी करने में, and that resilience is now being seen। कि मेरा मानना ये है कि US military would have advised the president कि
ये इराक अफगानिस्तान नहीं है, ये ईरान है, इतनी आसानी से नहीं होगा। बट दिस इज a US Israel combined. So while both are attacking Iran, ज़्यादातर नुकसान US का हो रहा है। अभी आप देखिए जो इन्होंने रेस्क्यू फॉर द डाउन पायलट किया था, जो वेपन सिस्टम ऑफिसर था, आप देखिए कितना नुकसान हुआ है। 2 जहाज इनको उड़ाने पड़ गए क्योंकि वो वहीं दब गए थे, हेलीकॉप्टर्स रह गए हैं पीछे। द क्वांटम ऑफ लॉस टू सेव 1 person इन अ कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, दिस इज द कॉस्ट ऑफ वॉर। उसमें वैसे बहुत अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब एक तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये इंजर्ड ऑफिसर हैं जो कर्नल हैं, फिर उन्होंने कहा कि 2 लोग थे, हमने 1 का जिक्र किया था, फिर उन्होंने कहा कि हम 200 लोगों को लेकर जाते हैं सिर्फ 1 को लेकर आने के लिए, भले ही 200 का नुकसान हो रहा हो। आप समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेटाफोरिकली कह रहे हैं कि या वो कह रहे हैं कि उनको इतनी एक्चुअली लॉसेस हुई हैं इन एडिशन टू द एयरक्राफ्ट की आर्मी पर्सनल की भी लॉसेस हुई हैं। तो ये तो बातें बहुत अजीब कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर ये जो जॉइंट ऑपरेशन जब ओमान और ईरान मिलकर कर रहे थे अभी युद्ध शुरू होने के पहले, तो वो ऑपरेशंस कैसे होते हैं? और यहाँ से जो मर्चेंट नेवी के शिप्स गुजरते हैं जो हमारी नौसेना से अलग होते हैं, क्या सिस्टम होता है? तो देखिए जो स्ट्रेट होता है उसको नेविगेशनली क्लियर रखने के लिए जिम्मा कोस्टल स्टेट का होता है। अनक्लॉज के हिसाब से अगर देखा जाए, जो कोस्टल स्टेट होता है जिनके पानी से टेरिटोरियल सीज या मैरिटाइम जोन्स में से अगर वो स्ट्रेट निकलता है तो उसका नेविगेबिलिटी, ताकि जहाज को परेशानी ना हो, डेप्थ मेंटेन रखे। सो दे हैव ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम्स। जब पतला पैसेज होता है, जैसे हमारी सड़कें होती हैं, ट्रैफिक एक तरफ जाता है, ट्रैफिक दूसरी तरफ से आता है, वैसे ही ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम में होता है। उसका सेफ्टी ऑफ नेविगेशन का जिम्मा कोस्टल स्टेट पर होता है। So this is where Iran and Oman ensure that the Strait of Hormuz. तो यहाँ ओमान ये देखिए ना, देखिए ये जो अंगूठा है ऊपर, ये this is the small area of Oman. So it is the responsibility of Iran and Oman to ensure the Strait of Hormuz is kept safe for navigation. That is how UNCLOS works. अब Strait of Malacca देख लो, जितने भी देश हैं Strait of Malacca के 4 देश, चारों का जिम्मा बनता है टू इंश्योर दैट द स्ट्रेट इज सेफ फॉर नेविगेशन ऑफ मर्चेंट शिप्स, जैसे मैंने जिक्र किया पहले। अब जो देखो ये जो अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर होता है बहुत बड़ा होता है, उसको संभालने में सेफ्टी के लिए काफ़ी कुछ चाहिए होता है। वो कुछ स्पीड से चलता है ताकि वो नेविगेबल रहे, तो उसको डेप्थ चाहिए, उसको क्लियरेंस चाहिए होता है। तो दी स्ट्रेट्स आर मेंटेन्ड इन अ वे, या जो ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है उसके अंदर उसको ऐसे मेंटेन किया जाता है कि नेविगेशनल सेफ्टी, कोलिजन का चक्कर ना रहे, सेफ्टी ऑफ शिप, सेफ्टी ऑफ क्रू रहे। तो ईरान के लिए मुमकिन है कि वो यूनिलैटरली, अगर ओमान ऑन बोर्ड नहीं है, कि ईरान यूनिलैटरली जो है इस माइनिंग करके ही इन स्ट्रेट को रोक रहे हैं, आप नाकेबंदी कर रहे हैं? देखो माइनिंग इटसेल्फ एक अलग सा कार्यक्रम है, मैं यहाँ रहने देता हूँ। और फिलहाल माइनिंग हुई है आपको लगता है? अब उन्होंने थ्रेटन तो किया है, तो आप मान के चलो कि जैसे टैंकर वॉर के दौरान ईरान हैड डन माइनिंग, उन्होंने माइनिंग किया था, काफ़ी साल तक वो माइंस फ्लोटिंग रही हैं, खतरा है। तो एक बारी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जहाँ पर कंबाइंड कोलिशन का एक्सरसाइज हुआ था माइन क्लियरेंस के लिए, कि अगर दोबारा ऐसे हुआ तो हम कैसे करेंगे। एज फार एज आई रिमेंबर वो एक्सरसाइज ख़त्म ही नहीं हो पाई थी, शुरू ही नहीं हो पाई थी, ख़त्म ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि इतना एफर्ट चाहिए। अगर आप मान के चलें, कौन सी नेवी के पास आज के युग में कोई केपेबल माइन काउंटर मेजर फोर्स है? वी हैव अ बिग गैप इन द इंडियन नेवी, हमारे पास नहीं है। तो उसको डिप्लॉय करने के लिए, इनफैक्ट जापान्स डिप्लॉयमेंट इन द पर्शियन गल्फ वाज ओनली माइन स्वीपिंग, क्योंकि वो कह रहे थे दिस इज फॉर सेफ्टी। जापान कभी युद्ध में नहीं आता, वो हमेशा ह्यूमैनिटेरियन की तरफ से आता, तो दिस इज ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। तो अगर माइनिंग करनी है तो दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। देयर आर लॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट दैट डिक्टेट माइनिंग। जैसे आपने ब्लॉकेड सुना होगा ना, ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर। बट व्हाट डू यू ब्लॉकेड? यू कांट ब्लॉकेड अ स्ट्रेट, यू कैन स्टॉप नेविगेशन, बट आज जैसे मैंने बताया कि वो अनक्लॉज के हिसाब से मना है। सर अब जैसे आप आपकी कॉफ़ी आप अगर लेना चाहें तो जो खबरें अभी तक हैं, माना जा रहा है कम से कम 8 नाविकों की जान गई है इस क्षेत्र में जब से युद्ध की शुरुआत हुई 28 फरवरी को, जब इजराइल ने हमला किया ईरान पर।
और आयतुल्लाह खामनेई की किलिंग हुई, जवाबी कार्रवाई में हमने देखा है कि ईरान के साथ हुतीस, हिजबुल्लाह वो भी अब आ चुके हैं इस युद्ध में। हिजबुल्लाह तो पहले दिन से जुड़ चुका था वापस से, तो लेबनान में ऑफेंसिव जारी है। हुतीस बाद में आए, लगभग 2-3 हफ्ते बाद आए वो, और जिससे ये डर पैदा होने लगा कि कहीं रेड सी भी एक अलग जो है वो चोक पॉइंट ना बन जाए, जो बाबल मंडेब का हम पॉइंट कहते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ तक नाविकों की ज़िंदगी का इस वक्त सवाल है सर, हमारी कुछ इंडियन नेवी की शिप्स जा रही हैं, जो हमारे टैंकर्स 6 टैंकर्स अभी तक लौट कर आ सके उनको क्लियर करके एस्कॉर्ट कर रही हैं। ये शिप्स जो 28 फरवरी से फंसी हुई है, इनके पास क्या इतना पर्याप्त राशन है? माना जा रहा है कम से कम 20,000 नाविक शायद इन जहाज़ों में फंसे हुए हैं। तो इनकी अभी चुनौतियाँ क्या होंगी सर इस मौजूदा हालात में? सबसे बड़ी चुनौती है जान का खतरा, कि हम यहाँ बैठे हैं, किसी भी वक्त कोई मिसाइल आके जानबूझ के मारे या गलती से टारगेट हो जाए तो जान का खतरा है। बाकी होता है खाने पीने का। तो जो मर्चेंट शिप चलते हैं ना, जहाज़ चलते हैं, इनके पास राशन काफ़ी रहता है, डीप फ्रीज़र होते हैं, रखा रहता है। लेकिन जो मेंटल टेंशन होती है, तो कितने वक्त के लिए राशन सप्लाईज होंगे इनके पास? देखो जब जहाज़ चलते हैं तो वो तो 60-60 दिन एट सी रहते हैं, तो उतना तो राशन वो लेकर चलते हैं। क्योंकि जब जहाज़ निकलता है एक पोर्ट से तो वो रुक के नहीं जाता, वो डेस्टिनेशन तक जाता है। वहाँ जाता है तो राशन फ्रेश, और तो फ्रेश राशन की कमी हो जाती है, फ्रेश राशन लेता है। डीप फ्रीज टिन फूड रहता है काफ़ी। तो ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि वो लोग पोर्ट कॉल भी तो करते हैं जब कहीं जा रहे होते हैं, ऐसे नहीं है कि लगातार तो ड्रिंकिंग वाटर आजकल आरओ प्लांट्स हैं, एवरी शिप इज सेल्फ सफिशिएंट इन मेकिंग इट्स ओन वाटर। बट पानी का ये भी रहता है, अगर एंकरेज पर है और साफ पानी नहीं है तो आरओ प्लांट उतना ही फ्रेश वाटर बना सकता है। तो ये है चैलेंज होता है, और इसका जिम्मा रीसप्लाई का फिर वही शिपिंग कंपनी पर आता है, उनके एजेंट, हैंडलिंग एजेंट्स होते हैं। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। बट सिंस आपने जिक्र किया था हुतीस का, तो देयर इज अ पाइपलाइन दैट कट्स अक्रॉस Saudi Arabia and goes to a place called Yanbu. Yanbu is another refinery of Saudi Arabia. It is halfway between Jeddah and the Suez Canal. अगर ठीक से अंदाज़न आधे रास्ते में है, halfway through there. Right. Now, अगर आपको याद है जब रेड सी का प्रॉब्लम शुरू हुआ था, when Houthis had started targeting ships that were going for Israel and all, Saudi Arabia के भी 2 टैंकर्स टारगेट हुए थे, तो उन्होंने थोड़े ऑपरेशंस कम कर दिए थे। But this is an option available for crude oil supply exports to start again. अब हुतीस कहते हैं कि ठीक है हम फिर शुरू हो जाएंगे जैसे हम पहले शुरू हुए थे। तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस तो प्रॉब्लम है ही है, बाबेल मंडब में बिकम अ सेकंड प्रॉब्लम अगर हुतीस गेट इनटू एक्शन। बाबेल मंडब में भी, जिसमें कहा जाता है कि कम से कम 15% अगेन ऑफ द वर्ल्ड्स सप्लाईज गो थ्रू दैट। करेक्ट। और अगर ये दोनों चोक पॉइंट रहें, तो आप ये देख के चलिए कि जब रेड सी प्रॉब्लम शुरू हुआ था तो शिप्स हैड एन ऑप्शन ऑफ रूटिंग वाया द केप। हाँ, अभी ऑल्टरनेट ऑप्शंस की बात की जा रही है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे बाईपास करेंगे, तो वो जो केप का रूट आप कह रहे हैं, इज इट स्टिल वन ऑफ द ऑप्शन? इट इज एन ऑप्शन। जहाज कर ही रहे हैं जब हुतीस कौन सा रूट ले रहे हैं? सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कांडला पोर्ट गुजरात में जो है, अगर जहाज वहाँ से चल के न्यूयॉर्क जाता है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूएस अप नॉर्थ, अगर वो बाबेल मंडब सुएज कैनाल से जाता है तो उसको लगते हैं तकरीबन 19 दिन। अगर वो केप टाउन से जाए तो उसको डबल टाइम लगता है, 38 डेज। तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका कंज्यूमर पर कॉस्ट आ जाएगा। एब्सोल्युटली। तो जो सप्लाई जस्ट इन टाइम पहुंचते हैं, पेरिशेबल गुड्स जैसे होते हैं, उन पर असर होता है, इंश्योरेंस भी बढ़ जाती है। पर यहाँ प्रॉब्लम अजीब सा है, ये केप रूट का प्रॉब्लम, केप साउथ ऑफ द केप ऑफ गुड होप जो है साउथ अफ्रीका में, जिसे वो ऑप्शन वाज अवेलेबल टू शिपिंग थ्रू पर्शियन गल्फ। लेकिन जब पर्शियन गल्फ से ही शिपिंग नहीं निकलेगा तो रीरूटिंग कैसे होगी? ये उनके लिए, जहाज़ों के लिए है जो मलाका स्ट्रेट, लोम्बोक, सुंडा से आते हैं और सीधा सुएज कैनाल जाते हैं रेड सी के थ्रू जाने के लिए, थ्रू दी सुएज कैनाल टू यूरोप एंड अमेरिका। नाउ दे आर रीरूटिंग थ्रू द केप, तो कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली बढ़ी जाती है। जैसे यहाँ पर जो शिप्स फंसी हुई हैं, इस वक्त टैंकर्स फंसी हुई हैं, आपने कहा कि जान का खतरा सबसे बड़ी चुनौती है। आई थिंक वो इक्का दुक्का वेसल्स की खबरें आई हैं जिनको डिलिबरेटली ईरान की तरफ से टारगेट करने की बात की गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने इंटरसेप्ट किया
ये या तो अमेरिकी जहाज़ हैं या इजरायली जहाज़ है या उनके सहयोगी कंट्रीज़ के जहाज़ हैं, हमारे साथ जो खड़े हैं वो वाले जहाज़ नहीं हैं। सीफेरर विष्णु का भी मामला हुआ था। तो ये जो आपसी फायरिंग हो रही है मिसाइल्स की, उसमें ये लाइन ऑफ फायर में इस वक्त वो जहाज फंसे हुए हैं आपको लग रहा है, या कोई अगर इंटरसेप्ट कर रहा है, कोई आपकी डेब्री गिर रही है तो उससे भी। चलिए आपको मैं एक और दिखाता हूँ, थोड़ा अगर इसको आप छोटा करें। देखो 2012 का मैंने जिक्र किया था, तो उस वक्त ईरान ने क्या कहा था कि अगर यूएस वॉरशिप आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तब उस पर हमला करेंगे। ठीक है, तो ईरान के कोस्ट लाइन पर इन्होंने काफ़ी अपनी बैटरीज तैनात की रखी है सरफेस मिसाइल्स का, जो टारगेट कर सकती हैं शिप्स को। और ये मिसाइल्स दे आर बेस्ड ऑन द चाइनीज डिज़ाइन, जो नेटो टर्म सिल्कवर्म मिसाइल जो था उनका, इनका जो रेंज है कैन क्रॉस ओवर द कर्व। So they have missiles of that range that can fire across the curve. तो अगर जहाज या इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं इसमें to get hard. Thank you. तो ईरान कह रहा है कि आप ना नेविगेशन करके हमारे कोस्टल तरीके से आइए, और ये जो आइलैंड है ना, कुशम आइलैंड, उधर लवाक आइलैंड है छोटा सा, आप इसके बीच में से जाइए। Now that is again navigation difficulty. I mean it's for ships there is more danger because it's uncharted territory sort of, जिसको कहते हैं, बट वहाँ से है। यूएस कह रहा कि आप ओमान की तरफ से आइए साउथ से। So anybody who's coming south and going through Omani's waters may be targeted. अब डिस्टेंस देखिए कितना है, और ये ईरान का कोस्ट लाइन देखिए, और अब टोपोग्राफी देखिए, इट इज हिली। तो सर जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई हमारी तो उतनी शिप्स यहाँ से नहीं गुजरती, हम एग्जिट कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि ईरान ने हमको चाबी दे दी। क्या चाबी दी है? यहाँ कौन सा ताला है जिसमें वो चाबी लगा कर खोल रहे हैं? ईरान ने मुझे 20 जहाज गिफ्ट कर दिए हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं तो टाटा बाय बाय कर रहा हूँ, तुम लोग आकर संभाल लो अपनी पनौती। हालांकि इसको प्रॉब्लम तो उन्होंने ही बना दिया है, आप वो टाटा बाय बाय कह रहे हैं। तो ये जो साझा पुलिसिंग के लिए वो लोगों से कह रहे हैं, आज भी नाराजगी जाहिर की है डोनाल्ड ट्रंप की। एक वो कमेंट सुन लीजिए, क्या कहा उन्होंने कि क्यों उनका कोई साथ नहीं दे रहा। तो आपने सुना कि जहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ ना ऑस्ट्रेलिया है, ना साउथ कोरिया है, ना जापान है, कोई साथ नहीं दे रहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट में। लेकिन एक खबर ये भी आई थी कि 40 कुछ देश मिलकर मीटिंग कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, जिसमें पेनी वोंग वगैरह की भी बातचीत आई। तो ये मीटिंग हुई थी आई थिंक 4-5 दिन पहले। हाँ। और ऑनलाइन मीटिंग थी, एंड यूएस नहीं था उस मीटिंग में। This meeting was by the UK, United Kingdom Foreign Secretary, our Foreign Secretary attended. तो अगर आप उनका पढ़ें जो उन्होंने लिखा है, तो उसमें हमने जिक्र किया है कि the only seamen who have died have been Indian. तो भारत ने एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी लगाया है। तो उसका जो आप कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं, कलेक्टिव स्टेटमेंट, क्योंकि अभी भी दुनिया डिवाइडेड है कि करना क्या है। तो जो 4 ऑप्शन स्टेटमेंट बाय द फॉरेन सेक्रेटरी यूनाइटेड किंगडम था, उसमें एक था इकोनॉमिक सैंक्शन, दोबारा ना लॉट ऑफ सैंक्शंस हो गए। दैट विल नॉट वर्क, वो काम नहीं करेगा। अगर आपको जहाज चाहिए कि स्ट्रेट्स और हॉर्मुज़ से आए, तो आप डिप्लोमेसी से काम लीजिए। और अगर आपको प्रोटेक्शन देना है जहाज़ों को, सेल्फ डिफेंस को उनके पास है नहीं, तो सेल्फ डिफेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय नेवल शिप्स। तो सम सॉर्ट ऑफ यूएन स्ट्रक्चर या जो जिसका जहाज हो वो भी इसमें था, वो भी काम नहीं करेगा। मेरा मानना है कि 2 ही नेवी हैं इस रीजन में जो ये काम कर सकते हैं। वन इज द यूएस नेवी, पर वो तो लड़ाई चल रही है ईरान के साथ। दूसरा है इंडियन नेवी। थोड़े साल पीछे चलिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड द CMF, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। बहरीन में हेडक्वार्टर्स है, ऑपरेट्स अंडर द यूएस। बहुत साल पहले इंडिया वेंट ऑन बोर्ड एज एन एसोसिएट मेंबर, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं कभी पहले, बट इट वाज जस्ट एन एंट्री के इंडिया इज विलिंग टू ज्वाइन। उसके आई थिंक 1 साल बाद वी बिकेम अ फुल मेंबर। नाउ CMF के नीचे 5 टास्क फोर्सेस। एक टास्क फोर्स है मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ द पर्शियन गल्फ। तो मुझे याद है जब हमने ज्वाइन किया था एज अ मेंबर, वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन वन ऑफ द प्रेस रिलीजेस वाज दैट वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी टास्क फोर्स ऑफ द पर्शियन गल्फ। कि अगर हम अंदर गए पार्ट ऑफ दिस, फिर दुनिया पूछेगी, ईरान पूछ सकता था उस वक्त के, भाई तुम क्या कर रहे हो, किस तरफ हो। फरवरी में इंडिया हैज टेकन ओवर टास्क फोर्स दैट लुक्स एट ट्रेनिंग। तो उस वक्त भी अगर आप देखो तो वहाँ पर भी काफ़ी देश हैं, पर हु हैज़ द नंबर्स, किसके पास जहाज़ हैं
कि वहाँ कंटिन्यूसली ऑपरेट करें। किसी यूरोपियन नेवी के पास है नहीं, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, उनके पास भी सिर्फ 8 या 9 फ्रिगेट हैं, तो उनको भी कोई जहाज भेजना मुश्किल ही होगा। बट इंडिया विल ऑपरेट विद द यूएस? आई डोंट थिंक सो। जैसे हम पायरेसी में ऑपरेट करते थे, हमने कहा हम इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस करेंगे, पर हम आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। सो दैट इज एन ऑप्शन। One is essentially only to provide self defense to the merchant ships working. कि by chance कोई मिसाइल आ रहा हो, ड्रोन आ रहा हो, टारगेट कर रहा हो इन जहाज़ों को, मे बी इंटेंशनली और erroneous targeting हो जाए, so that can be taken care of. Merchant navies तो comparatively it is unarmed. They have no ammunition, they have no arms. As per regulations they can't. तो कितनी हमें रिसोर्सेज यहाँ देनी पड़ेंगी अगर इस तरह के हालात बने, अगर ये ऐसे सिचुएशन रहा? तो वो तो आई बीन आउट ऑफ ऑपरेशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आप ये देखिए कि जैसे हम पायरेसी करते थे, वहाँ पर हमेशा हमारा एक जहाज़ होता था, तो हम ये बोलते थे कि ये हमारी हॉटलाइन है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको एस्कॉर्ट चाहिए थ्रू दी बाबेल मंडप, थ्रू दी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ट्रांजिट कॉरिडोर जो एस्टैब्लिश हुआ था, हम करेंगे। तो 5, 6, 7 शिप्स इकट्ठे आते थे, अब उनको एक नेवल शिप एस्कॉर्ट करता था। तो यहाँ पर जैसे अगर आप पकड़ के चले, इंडियन शिप्स 22 फंसे हुए थे, 6 निकल आए, 16 बाकी हैं, तो 24 फंसे हुए थे, 24 6 निकल, तो 18 बाकी हैं। तो उनको निकालने के लिए जब आएंगे, वो जब भी बाहर आएंगे, तो उनको एस्कॉर्ट के लिए या तो इकट्ठे आए 4-5 करके, जैसे भी, सो यू नीड 1 नेवल शिप। तो 4 to 5 मे बी नेवल शिप्स इन रोटेशन, 1 en route एरिया जाने के लिए, एक एस्कॉर्ट कर रहा है, एक वेटिंग इन द एरिया। तो ये तो चलता रहेगा जैसे हमने पायरेसी में किया था। बस द ओनली थिंग इज कि देखिए युद्ध के हालात में आप कोई भी चीज़ को 100% आप प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते हैं, कहाँ से कौन सा मिसाइल गलती से जो है हिट कर जाए, डिलीवरेड अगर ना भी अटैक्स हों, तो दीज आर वो रिस्क हमेशा बने हुए रहते हैं। तो आखिरी सवाल आपसे कैप्टन परमार, क्योंकि इस युद्ध के दौरान जो हमने देखा है, जिस तरीके से इन पर्टिकुलर आइरिस डेना को उड़ाया अमेरिकी सबमरीन ने टॉर्पीडो के जरिए, वो भी इंडियन ओशन रीजन में, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसका कोई कॉन्डेमनेशन नहीं किया। एक तो उस पर भी मैं आपका राय चाहूँगी, क्या हमें कुछ कम से कम बोलना चाहिए था, क्योंकि ये निहत्थे लोग थे। दूसरी बात है कि अमेरिका जिस तरीके से इस लड़ाई को इंडियन ओशन रीजन में लेकर आ गया, उसकी सिग्नलिंग क्या है? क्योंकि हम आज की तारीख में देख रहे हैं, वो गाज़ा हो, रशिया यूक्रेन हो, वो अब ईरान युद्ध हो, यूएन बिल्कुल ही हेल्पलेस सा बॉडी नज़र आ रहा है, यूएन कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट्स और बयान जारी करने की जगह। तो ठीक वैसे ही क्या UNCLOS हो या जो यूएन के समंदरी अभी तक हमारे नियम कानून थे, हैव दे ऑल गॉन फॉर अ टॉस? इस युद्ध ने उन सबको रीडिफाइन कर दिया स्ट्रेटेजिकली। आई थिंक काफ़ी सालों से ये चल रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग रीडिफाइंड। यूएस जितने भी एक्शन लिया है, इराक में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, देयर वाज नो यूएन बैकिंग टू इट, सो इट टुक इट्स ऑप्शन। उन्होंने जिनको साथ लेना था ले लिया और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। बट टू गेट बैक, जो आपने स्पेसिफिक केस बताया, देखो जब दो देश लड़ते हैं, स्ट्रेंजली इनफ देयर आर लॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो तरीका बताते हैं एक दूसरे को मारते कैसे, अजीब सा लगता है, लेकिन जो फौजी है वो सब खूब समझते हैं इसको। समुद्री एरिया में देयर इज लॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एट सी, तो अंडर दोज लॉज देयर आर लॉज ऑफ न्यूट्रलिटी, देयर आर लॉज ऑफ टारगेटिंग। तो लॉज ऑफ न्यूट्रलिटी बताता है कि कौन कौन से जहाज, कौन कौन आप किस किस को टारगेट नहीं कर सकते, वजह भी दी है। लॉज ऑफ टारगेटिंग बताता है कि किस किस को आप टारगेट कर सकते हैं। ईरानियन वॉरशिप, US submarine, Iran US at war, the submarine can be a target, the ship can be a target, legal legitimate target। US ने मौका देखा, उड़ा दिया जहाज को। मैं नहीं मानता कि निहत्था था। इस दुनिया में कोई वॉरशिप नहीं है जो बेसिक सेल्फ डिफेंस एमिनिशन या प्रोविजंस लेके ना चलता। पर हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा, वो एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज के लिए आए थे, वो अलग है, वो अलग बात है। एक बारी वो इंडियन टेरिटोरियल सी से निकल गया, इट इज एन, आपने जिक्र किया था इंटरनेशनल वाटर्स, व्हिच इज एक्चुअली नॉट एन एक्सेप्टेड वर्ड इन इंटरनेशनल लॉ। तो बट बियॉन्ड द टेरिटोरियल सीज, यू आर बियॉन्ड द सॉवरेन टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। तो जहाँ इन्होंने टारगेट किया था, इट वाज वेल बियॉन्ड द टेरिटोरियल सीज ऑफ श्रीलंका। इट वाज अ लेजिटिमेट टारगेट एज पर लॉज ऑफ टारगेटिंग। मौका देखा, उड़ा दिया। तो मेरा ये सवाल है कि अगर
हम पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे हो, हमें ऐसा मौका मिले, हम नहीं फायर करते। अगर पाकिस्तानियों को मौका मिलता वो नहीं फायर करते। तो दिस इज लॉज ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट एट सी। बट द फैक्ट रिमेन्स। तो मजे की बात क्या, मतलब इट इज जाहिर है कि लड़ाई कहीं भी चल रही है, इन द मैरीटाइम डोमेन अगर आपको एक लेजिटिमेट टारगेट मिलता है which also includes merchant ships flying the flag of the adversary country, they can be targeted. जैसे कैप्टन शर्मा ने उनसे जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए लीगली टेक्निकली जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें देखो वेल विद इन द राइट्स कि उन्होंने ऑपरेशन किया, पर ये इसलिए चिंताजनक है क्योंकि वो जो एक्चुअल वॉर एरिया है उससे हज़ारों किलोमीटर दूर आप एक मैरीटाइम क्षेत्र में जो इंडिया के लिए इतने सामरिक रूप से इम्पोर्टेंट एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ पर आपने इस अटैक को करके पैंडोराक्स बॉक्स को खोल दिया कि कल को कोई भी मुल्क आकर इस रीजन में जो है, ऐसे हुए हैं इंसिडेंट्स, एक या दो वाकई हुए हैं, लेकिन इट जस्ट इंक्रीजेस द चांसेस। इसकी एथिकल मोरल डिलेमास जो हैं वो कहीं से I am not sure whether there are any ethical or moral dilemmas in this. The laws of armed conflict में जैसे मैंने जिक्र किया साफ कहता है दुश्मन जहाज टारगेट है, उड़ा दिया। दूसरी बात यह जैसे मैंने अभी जिक्र किया था मैरीटाइम डोमेन में कहीं भी लड़ाई छिड़ सकती है, कहीं भी लड़ाई छिड़ सकती है। तो जैसे चलो हमने रेड सी का जिक्र किया, ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी? गाजा से। गाजा कितना दूर है यमन से, पर यमन ने बोला क्योंकि आप ये कर रहे हो हम यहाँ पर ये करेंगे, सिर्फ डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब दिस वाज साउथ ऑफ इंडिया एंड इफ यू बिलीव इन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जैसे हम जिक्र करते हैं तो फिर तो एनीथिंग बियॉन्ड द टेरिटोरियल सीज इज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लागू होगा। सो तो लास्ट में जो है क्रिस्टल गेजिंग करेंगे आप कि ये कार्यक्रम जब आज हमारे दर्शक देख रहे हैं उसके अगले कुछ घंटे में पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप will he go ahead with his plans जो अल्टीमेट अभी फ्रेश दिया है, हालांकि उन्होंने 3 बार ऑलरेडी अल्टीमेटम को चेंज कर लिया है, और हॉर्मुज स्ट्रेट का अगर यही एक स्टेटस को बना रहा तो आने वाले 10, 15, 30 दिन भारत के लिए, क्षेत्र के लिए कितने मुश्किल, काफ़ी भारी पड़ने वाला है। सिर्फ भारत के लिए नहीं पर पूरी दुनिया के लिए भी पड़ने वाला है। जैसे अब टारगेटिंग देखो, अभी हाल ही में ईरान ने क्या बोला था, अभी हम आईटी सेंटर्स को टारगेट करेंगे, उन्होंने किया। तो इज दैट अ लेजिटिमेट टारगेट? देखो देश अपनी सफाई दे सकता है क्योंकि मैंने टारगेट किया क्योंकि ये यूएस के युद्ध के सपोर्ट में आता है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सपोर्ट हो, ये तो बात की बात है। कभी कोर्ट ऑफ लॉ में कभी कोई जाएगा तो बात की बात है कि फिर देन यू प्रूव कि लेजिटिमेट टारगेट था कि नहीं। उनका तो ये भी कहना ना क्योंकि अमेरिका उनके यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा है, उनके साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, पास्टर यूनिवर्सिटी, उनके फ्यूचर स्टूडेंट्स को जो है मार रहा है। सो हम क्या देख रहे हैं कि लॉज ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट या लॉज ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट एट सी इनके साथ खेल हो रहा है। और इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने बीच में एक स्टेटमेंट भी दिया था कि ये कुछ मायने नहीं रखता। तो अगर ये मायने रखता ही नहीं है तो फिर तो आई थिंक यही सबसे बड़ी दुविधा है किसी भी युद्ध की जब हम बात करते हैं, और तभी गांधी रिमेन्स रेलेवेंट। और जब हम कहते हैं कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड, कि आप अगर हर चीज़ को अगर ऐसे ही आप बदला लेते रहें, रिटालिएट लेते रहें, एंड अगर इफ देयर इज नो सेंस एंड विजडम दैट प्रिवेल्स एट द एंड ऑफ द डे, तो आने वाले दिनों में याद हो कि अमेरिका के पास तो परमाणु बटन है, इजराइल के पास परमाणु बटन है, वो ईरान पर हमला कर रहे हैं ये कहते हुए कि आपके पास परमाणु बटन ना आए, हथियार ना आए। लेकिन मुश्किल भरे दिन है। ये युद्ध टेक्निकली अगर आज को रुक भी जाए, चीज़ों को रिस्टोर बैक टू नॉर्मलसी होने में, इन क्षेत्रों को खुलने में भी एक बहुत 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 लंबा वक्त लगेगा। तो ब्रेस अप, ये चुनौतियाँ जारी हैं। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी सेंसिबल लीडरशिप देखने को मिले जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की लगातार धज्जियां ना उड़ाए। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू स्मिता, चैटिंग विद अस। प्लेजर। आप लोग को भी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए तमाम फ्रेश अलर्ट के लिए। सहयोगी सार्थक टंडन के साथ मैं स्मिता शर्मा, नमस्कार, आदाब।